नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका परीक्षा चिंतन यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम महत्वपूर्ण समान अध्ययन के कुछ क्वेश्चन हैं, उनको इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। आने वाले एग्जामों की 30 कोर्स से संबंधित राज्य कृषि सेवा, यूपी पीसीएस, यूपीएसआई वीडियो की भर्ती होने वाली है, यूपी ट्रिपल एस सीपेट का एग्जाम होने वाला है। तो इन सभी में जो है समान अध्ययन के कुछ जो है क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम महत्वपूर्ण समान अध्ययन के जो क्वेश्चन हैं, आपके स्टैंडर्ड लेवल के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सभी को इस वीडियो में हमने लेके आए हैं आप लोगों के बीच। तो जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया वो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, वहाँ से ये पीडीएफ्स जो है आपको मिल जाएंगे। साथ ही साथ जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कमेंट करके ज़रूर बताएं वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत पाकिस्तान सीमा निर्धारण हेतु बनाए गए रेडक्लिफ आयोग की कमियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। इसमें दिया गया है कि इस आयोग में कोई भी भारतीय जो है वो शामिल नहीं था। दूसरा दिया गया है कि इस आयोग के अध्यक्ष जो हैं सर रेडक्लिफ भारत में पहले से ही क्राउन रिप्रेजेंट के पद पर जो है स्थापित थे। उपयुक्त कथनों में से आपको कौन सा कथन सत्य है इसको पहचान करना है। तो इसमें में से कौन सा कथन दिया गया है जो सही है उसके बारे में आपको बताना है। तो रेडक्लिफ जो सीमा होती है वो भारत और पाकिस्तान के बीच निर्धारण करती है, सीमा का निर्धारण करती है। तो ये रेडक्लिफ सीमा जो है वो किस देश के बीच है, भारत पाकिस्तान। और मैकमोहन रेखा जो है वो किस देश के बीच होती है, तो ये भारत और चाइना के बीच मैकमोहन रेखा पाई जाती है। तो ये दोनों रेखा जो है आपको याद रखना है। आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस दोनों रेखाओं से रिलेटेड जो है कंपटीशन में पूछा जाता है। तो ये आपका रेडक्लिफ जो हो गया भारत और पाकिस्तान सीमा का निर्धारण करता है। तो इसमें में से जो राइट आंसर है आपका वो डी ऑप्शन है। ना तो एक ना ही दो, जो दोनों जो दिए गए हैं कथन वो असत्य हैं, इसलिए इसमें में से कोई भी कथन जो है वो सत्य नहीं है। इस आयोग में कोई भी भारतीय शामिल नहीं था, तो ये असत्य है। इस आयोग में जो है भारत के भी सदस्य जो थे वो शामिल थे, और इस आयोग के अध्यक्ष सर रेडक्लिफ भारत में पहले से ही क्राउन रिप्रेजेंट के पद पर स्थापित थे। तो ये भी कथन जो दिए गए असत्य है, इसलिए इसमें जो है ना तो एक ना ही दो, दोनों कथनों जो हैं वो असत्य हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 2। 1919 के भारत शासन अधिनियम में लाए गए द्वैत शासन के अंतर्गत हस्तांतरित विषयों में शामिल विषय था। ए है सिंचाई, दूसरा है स्वायत्त शासन, तीसरा है सार्वजनिक स्वास्थ्य। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का जो है आपको चयन करना है। तो वर्ष 1919 के भारत शासन अधिनियम में कौन से द्वैत शासन के अंतर्गत हस्तांतरित विषयों में जो है शामिल किया गया था। तो इसमें में से जो राइट आंसर है वो सी है। 2 और 3 स्वायत्त शासन और सार्वजनिक स्वास्थ्य जो है वो 1919 के भारत शासन अधिनियम में द्वैत शासन के द्वारा हस्तांतरित विषय थे। इसके बारे में हम डीपली देख लेते हैं। तो इसमें जो जो विषय थे, प्रांतों में शिक्षा, स्वायत्त शासन, सार्वजनिक स्वास्थ्य, सार्वजनिक निर्माण, कृषि तथा सहकारिता आदि विभागों का जो है प्रशासन मंत्रियों को हस्तांतरित कर दिया गया। ये मंत्री जो है प्रांतीय विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होते थे और विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते थे। दूसरी ओर राजस्व, कानून, न्याय, पुलिस, सिंचाई, श्रम, वित्त आदि विभागों का प्रशासन गवर्नर के एग्जीक्यूटिव काउंसिल के सदस्यों की लिस्ट जो है वो सुरक्षित रखा गया था। तो आज के भी समय में जो है पुलिस, सिंचाई, राजस्व, कानून, ये सभी जो हैं राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। बाकी जो आपके हैं सार्वजनिक स्वास्थ्य, सार्वजनिक निर्माण, ये सभी जो हैं आपके केंद्रीय सूची के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें में से जो ऑप्शन में दिया गया है कि भारत शासन 1919 के द्वारा जो है, तो इसमें स्वायत्त शासन और सार्वजनिक स्वास्थ्य शासन, तो राइट आंसर जो है वो आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 3। लाल किला ट्रायल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह आजाद हिंद फौज पर चल रहे अभियोग से संबंधित था। बी है कांग्रेस के तेज बहादुर सप्रू के नेतृत्व की डिफेंस टीम के द्वारा ही ट्रायल में सैनिकों का बचाव किया जा रहा था। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन जो है सत्य है, इन दोनों कथनों में से आपको बताना है। 4 ऑप्शन नीचे दिए हैं, केवल 1, केवल 2, केवल 1 और 2, केवल न तो 1 ना ही 2। इसमें में से जो राइट आंसर है वो आपका सी है। 1 और 2 दोनों कथन जो हैं वो सत्य हैं। लाल किला ट्रायल जो का संदर्भ जो है वो आज़ाद हिंद फौज पर चल रहे अभियोग से संबंधित था। कांग्रेस के तेज बहादुर सप्रू के नेतृत्व में की डिफेंस टीम के द्वारा ही ट्रायल में सैनिकों का बचाव जो है वो किया जा रहा था। तो राइट आंसर इसमें सी है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4। स्वतंत्रता आंदोलन के मध्य वंदे मातरम नामक साप्ताहिक एवं मासिक पत्रिका का प्रकाशन विभिन्न लोगों द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से इसके संपादन से कौन सा व्यक्ति जो है वो जुड़े थे।
ए है अरविंद घोष, बी है विपिन चंद्र पाल, सी है बंकिम चंद्र चटर्जी एंड इसमें में से नीचे दिए गए उत्तर में कूट में से आपको पहचान करना है कि कौन सा कथन जो है वो सत्य है। तो केवल एक, बी ऑप्शन दिया गया केवल एक और दो, सी दिया गया केवल एक और तीन, और डी उपयुक्त है सभी। तो प्रश्न संख्या 4 में जो राइट आंसर है वो आपका बी है, केवल एक और दो जो है ऑप्शन दिए गए हैं वो राइट हैं। स्वतंत्रता आंदोलन के मध्य वंदे मातरम नामक साप्ताहिक एवं मासिक पत्रिका का प्रकाशन जो है अरविंद घोष और विपिन चंद्र पाल के द्वारा किया गया था। तो राइट आंसर जो है जुड़े हुए व्यक्ति थे, तो ये दोनों व्यक्ति जुड़े हुए थे, तो ये राइट आंसर जो है आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 5। वेवेल योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ए है पहला दिया गया है मौलाना आजाद इस सम्मेलन में कांग्रेस के प्रतिनिधि थे। दूसरा दिया गया है इस सम्मेलन में मुस्लिम लीग की आगामी संवैधानिक प्रस्ताव के विरुद्ध जो है वीटो का अधिकार प्राप्त हो गया था। ऑप्शन ए जो दिया गया है केवल एक, बी दिया गया है केवल दो, सी एक और दो दोनों, एंड डी है न तो एक न ही दो। तो इसमें में से भी जो राइट आंसर है वो सी है, एक और दो दोनों कथन जो हैं वो सत्य हैं। मौलाना आजाद इस सम्मेलन में कांग्रेस के प्रतिनिधि थे। तो वेवेल्स योजना जो था उसमें मौलाना आजाद कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में शामिल हुए थे। इस सम्मेलन में मुस्लिम लीग को आगामी संवैधानिक प्रस्ताव के विरुद्ध जो है वीटो का जो है अधिकार प्राप्त हो गया था। तो ये दोनों कथन जो दिए गए हैं सत्य हैं, इसलिए राइट आंसर जो है आपका इस प्रश्न का सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 6। कराची अधिवेशन में मौलिक अधिकारों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन से प्रस्तावों को शामिल किया गया था। ए है सार्वभौम वैयक्तिक मताधिकार के आधार पर चुनाव की स्वतंत्रता। दूसरा है निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की गारंटी। तीसरा है सभी धर्मों के प्रति राज्य का तटस्थ भाव। तो नीचे दिए गए कूट की सहायता से उत्तर का चयन करना है आपको कि कराची अधिवेशन जो हुआ था उसमें मौलिक अधिकारों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन से प्रस्तावों को शामिल किया गया था। तो नीचे दिए गए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, केवल एक, बी है केवल 2 और 3, सी है केवल 1 और 3, एंड डी है उपयुक्त सभी। तीसरे में से जो राइट आंसर है वो आपका डी है, उपयुक्त सभी। सार्वभौम वैयक्तिक मताधिकार के आधार पर चुनाव की स्वतंत्रता ये भी इसमें शामिल किए गए थे कराची अधिवेशन में। और निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की गारंटी थी ये भी शामिल था। और सभी धर्मों के प्रति राज का तटस्थ भाव जो है, ये तीनों जो कथन दिए गए थे वो सत्य हैं। कराची अधिवेशन में इन पे जो है प्रस्ताव को शामिल किया गया था, तो इसलिए राइट आंसर जो है उपयुक्त सभी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 7। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक दिया गया है कि इसे वायसराय लिथिगो के प्रस्ताव के विरुद्ध शुरू किया गया था। दूसरा है महात्मा गांधी इस आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही थे और विनोबा भावे दूसरे। उपयुक्त कथनों में से आपको कौन सा कथन जो है वो सत्य है उसको पहचान करना है। तो राइट इसमें ए दिया गया है केवल एक, बी है केवल दो, सी है एक और दो दोनों, एंड डी है ना तो एक ना ही दो। इसमें जो राइट आंसर है वो ए है पहला, केवल जो है व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन जो है वो वायसराय लिथिगो के प्रस्ताव के विरुद्ध जो है यह किया गया था। तो राइट आंसर जो है आपका ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 8। बंगाल विभाजन के निर्माण की घोषणा 19 जुलाई 1905 को भारत के तत्कालीन वायसराय कर्जन के द्वारा की गई थी। इस विभाजन में निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र शामिल थे। तो यह जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। बंगाल विभाजन जो है पूछा जाता है ये किसके शासनकाल में हुआ था, लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। और 1905 ईस्वी में जो है बंगाल विभाजन हुआ था। 19 जुलाई 1905 ईस्वी को जो है बंगाल का विभाजन किया गया था। इसमें में से कौन से जो है क्षेत्र जो है वो शामिल थे विभाजन में। तो असम, बी है बिहार, सी है उड़ीसा, तीसरा है उड़ीसा एंड चौथा है पूर्वी बंगाल। तो कूट नीचे दिए कूट में से आपको सही कथन का जो है वो चयन करना है। एक ए दिया गया है केवल एक और दो, बी है केवल एक, दो और तीन, सी है केवल दो, तीन एवं चार, एंड डी है उपयुक्त में से सभी। तो इसमें में से राइट आंसर जो दिया गया है वो 2, 3 और 4 जो है बिहार, उड़ीसा और पूर्वी बंगाल जो है ये सभी जो है शामिल थे बिहार बंगाल विभाजन में। तो राइट आंसर जो है आपका सी हो जाएगा, 2, 3 एवं 4। तो बिहार, पूर्वी बंगाल और उड़ीसा बंगाल विभाजन के समय जो है ये क्षेत्र शामिल थे बंगाल में। तो इनको अलग करके अलग अलग जो है प्रांत के रूप में बना दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 9। कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ए है पहला दिया गया है कि इस अधिवेशन में एक समझौता प्रस्ताव के तहत पहली बार स्वीकार किया गया कि पूर्ण स्वराज के अंतर्गत राजवाड़े तथा ब्रिटिश भारत दोनों आते हैं। दूसरा है हरिपुरा को महाराष्ट्र का पहला पूर्ण चरखा युक्त खाद्य उत्पादित करने वाला गांव होने का कारण चुना गया था। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन जो है वो सत्य है।
ए ऑप्शन दिया गया है केवल एक, बी है केवल दो, सी है केवल एक और दो दोनों, एंड डी है ना तो एक ना ही दो। तो इसमें हम लोगों ने इस तरीके से प्रश्न बनाया है कि इससे एक से दो क्वेश्चन जो है, एक ही प्रश्न से 3-4 क्वेश्चन जो है आपके बन जाएंगे। तो कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन जो हुआ था उसमें में से कौन सा कथन जो है वो सत्य था। जिसमें में से जो ऑप्शन दिया गया है केवल एक, इस अधिवेशन में एक समझौता प्रस्ताव के तहत पहली बार स्वीकार किया गया कि पूर्ण स्वराज के अंतर्गत राजवाड़े तथा ब्रिटिश भारत दोनों आते हैं। तो ये जो है स्वीकार किया गया था कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में। तो राइट आंसर जो है आपका ए है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 10। स्टाडो द इंडिया निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयुक्त किया जाता था? ए है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत की ओर पहली यात्रा के लिए, बी है ब्रिटिश और फ्रांस के मध्य भारत को लेकर हुई संधि के लिए, सी है बंगाल में ब्रिटिश के अतिरिक्त व्यापार करने वाली कंपनी को दिए जाने वाले अधिकार के लिए, डी है पुर्तगाली समुद्री साम्राज्य के लिए। तो इसमें में से राइट आंसर जो है वो डी है, पुर्तगाली समुद्री साम्राज्य के लिए जो है स्टाडो द इंडिया शब्द जो है वो प्रयुक्त किया जाता था। तो राइट आंसर जो है आपका डी है, पुर्तगाली समुद्री समाज के लिए। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 11। ज्योतिबा फूले के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। ए दिया गया है कि ज्योतिबा फूले को महात्मा की उपाधि गांधी जी ने हरिजन उद्धार कार्यक्रम को लेकर दी थी। दूसरा है इन्होंने बहिष्कृत भारत नामक पत्रिका का जो है प्रकाशन शुरू किया था। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन जो है सत्य है? ए है केवल एक, बी है केवल दो, सी है केवल एक और दो, एंड डी है ना तो एक और ना ही दो। तो ज्योतिबा फूले ने सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। तो ये भी पूछा जाता है, सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा बाई फूले ने की थी। तो यहाँ पे ज्योतिबा बाई फूले के संबंध में कथनों पर आपको विचार करना है। इसमें में से राइट आंसर जो दिया गया है ना तो एक ना ही दो, दोनों जो कथन दिए गए हैं वो असत्य हैं। इसमें से जो ज्योतिबा फूले को महात्मा की उपाधि गांधी जी ने हरिजन उद्धार कार्यक्रम को लेकर दी थी, तो यह जो है वो गलत है कथन। इसमें जो है उनकी समाज सेवा देखकर 1888 ईस्वी में मुंबई की एक विशाल सभा में उन्हें महात्मा की उपाधि दी गई थी। बहिष्कृत भारत नामक पत्रिका का प्रकाशन जो है भीमराव अम्बेडकर ने शुरू किया था। अतः यह दोनों कथन जो है वो असत्य है। तो ये जो है आप देख सकते हैं कि उन्हें समाज सेवा देखकर जो है 1888 ईस्वी में मुंबई में एक विशाल सभा में जो है उन्हें महात्मा की उपाधि दी गई थी। और वह भारत नामक पत्रिका का प्रकाशन जो है भीमराव अम्बेडकर ने करते थे। तो ये यहाँ से दो प्रश्न बन जा रहे हैं, भारत नामक पत्रिका का प्रकाशन कौन करता था? तो भीमराव अम्बेडकर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 12। राजद्रोह कानून आईपीसी की धारा 124 के संदर्भ में निम्नलिखित में कथनों पर विचार करें। पहला दिया गया है राजद्रोह कानून की उत्पत्ति को बहावी आंदोलन के संबंध में देखा जा सकता है। दूसरा है महात्मा गांधी पर यंग इंडिया में संवेदनशील लेख लिखने के लिए राजद्रोह का आरोप जो है वो लगाया गया था। उपयुक्त कथनों में से आपको कौन सा कथन सत्य है उसके बारे में बताना है। पहला है एक, दूसरा है केवल दो, सी है एक और दो दोनों, एंड डी है ना तो एक ना ही दो। तो प्रश्न संख्या 12 में जो राइट आंसर है वो आपका सी है, एक और दो दोनों कथन जो है सत्य है। राजद्रोह कानून आईपीसी की धारा 124 के अंतर्गत आती है। तो इसमें जो है इसके तहत राजद्रोह कानून की उत्पत्ति को बहावी आंदोलन के संबंध में देखा जा सकता है। और महात्मा गांधी पर यंग इंडिया के संवेदनशील लेख लिखने के लिए राजद्रोह का आरोप लगाया गया था। तो राइट आंसर जो है आपका सी है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 13। आधिकारिक राज अधिनियम 1923 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक दिया गया राष्ट्रवादी पत्र पत्रिकाओं की असंतोषपूर्ण आवाज को शांत करने के लिए लॉर्ड कर्जन द्वारा यह अधिनियम जो है बनाया गया था। दूसरा है 1904 के अधिनियम को 1923 के अधिनियम द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। और प्रशासन से संबंधित सभी मामलों में इसे जो है विस्तारित कर दिया गया था। तीसरा है अधिनियम मोटे तौर पर दो मुद्दों पर केंद्रित है, जासूसी और अन्य सरकारी रहस्यों के खुलासों पर। तो ये उपयुक्त कथनों में से आपको सही कथन का चयन करना है। एक दिया गया है कि बी में केवल एक और दो, सी में केवल तीन, एंड डी है उपयुक्त सभी। तो प्रश्न संख्या 13 में जो राइट आंसर है वो डी है, उपयुक्त सभी कथन जो हैं वो सत्य हैं। राष्ट्रवादी पत्र पत्रिकाओं के संतोषपूर्ण आवाज को शांत करने के लिए लॉर्ड कर्जन द्वारा यह अधिनियम जो है आधिकारिक राज अधिनियम 1923 बनाया गया था। 1904 के अधिनियम को 1923 के अधिनियम द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया और प्रशासन से सभी मामलों को विस्तारित कर दिया गया। अधिनियम मोटे तौर पर दो मुद्दों पर केंद्रित था, जासूसी और अन्य सरकारी रहस्यों का खुलासा करने से। तो राइट आंसर जो है उस प्रश्न में डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 14।
1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस देश के विभाजन के लिए सहमत हुई क्योंकि उन्होंने द्विराष्ट्र सिद्धांत को स्वीकार कर लिया था। दूसरा है विभाजन को ब्रिटिश सरकार द्वारा मानने को बात किया गया था। तीसरा है कांग्रेस देश को बड़े पैमाने पर होने वाले संभावित सांप्रदायिक दंगे के विनाश से बचाना चाहती थी। और चौथा है वह मानती थी कि यह प्रस्ताव स्वीकार नहीं करने पर देश कभी स्वतंत्र नहीं होगा। तो ए दिया गया है 1 2 3 4, बी है मात्र 1 2 3, सी है मात्र 3 एंड डी है 1 2 4। तो प्रश्न संख्या 3 में जो राइट आंसर है वो तीसरा है। 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस देश के विभाजन के लिए सहमत इसलिए हुई थी क्योंकि कांग्रेस देश को बड़े पैमाने पर होने वाले संभावित सांप्रदायिक दंगे के विनाश से जो है वो बचाना चाहती थी। तो इसलिए जो ऑप्शन दिया गया है सी होगा राइट। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 15, माउंटबेटन द्वारा प्रस्तुत प्लान बाल्कन का क्या तात्पर्य था। ए है इसमें देश का विभाजन 3 स्तरों पर करने का प्रस्ताव था। बी है इसके तहत सत्ता का हस्तांतरण विभिन्न प्रांतों को ही करने का प्रस्ताव था। सी है भारत के विभाजन को स्पष्ट रूप से नकारा गया था। डी है इसके तहत सत्ता का हस्तांतरण समयवृद्ध रूप से लीग तथा कांग्रेस को करने का प्रस्ताव था। तो प्रश्न संख्या 15 में जो है राइट आंसर वो आपका बी होगा। माउंटबेटन द्वारा प्रस्तुत प्लान बाल्कन का तात्पर्य जो था वो इसके तहत सत्ता का हस्तांतरण विभिन्न प्रांतों को ही करने का प्रस्ताव था। तो इसलिए राइट आंसर जो इसमें दिया गया है वो बी है। इसका तात्पर्य था माउंटबेटन द्वारा प्लान बाल्कन का तात्पर्य जो था कि इसके तहत हस्तांतरण विभिन्न प्रांतों की ही करने के प्रस्ताव थे। तो इस तरीके से महत्वपूर्ण कुछ प्रश्न है। नेक्स्ट वीडियो में हम नए क्वेश्चन जो है उनको इस अगले वीडियो में जो है वो सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। कमेंट करके जरूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, वहाँ से PDF जो है आपको मिल जाएगी।